पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। होते हुए भुट्टो के फांसी के फैसले पर रिजाइन दिया और अपना जॉब छोड़ के आ गए। आमर के गलत फैसले को फौजी होने के बावजूद, जूनियर होने के बावजूद हक का जो साथ दिया और स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। लीज़ा के नाम से थिंक टैंक है, उसको हेड भी करते हैं और एक बहुत बड़ा जहन, एक बहुत बड़ा ब्रेन, इनके पास बहुत नॉलेज है। इनके लिए भी किसी दिन अलग से नशिस्त रखी जाएगी। जनाब ब्रिगेडियर साहब, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे इकबाल का पाकिस्तान। लॉर्ड नज़ीर अहमद, दोस्तों, मेरी इकबाल से शनासाई तुर्की में हुई। लोग कहते हैं उसको पाकिस्तान से बाहर कोई नहीं जानता। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के बाहर लोग उसको बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे फारसी का कलाम जो है वो अभी तक उर्दू में या अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर फारसी उर्दू दोनों कलाम तुर्की ज़बान में ट्रांसलेट हो चुके हैं। वहाँ पर मेरी शनासाई हुई एक बहुत अजीम हस्ती के साथ। उनका नाम था मैडम आरी बरून। वो ख़ुद सेनेटर थी और उनके हस्बैंड जनरल आरी बरून सेनेट के चेयरमैन थे। और मेरी उनसे मुलाकात हुई कि मैं टर्को पाकिस्तान एसोसिएशन का सेक्रेटरी था और हमने एक बाल डे, जैसे आज मना रहे हैं हम, एक डाल डे मना रहे थे और उसमें हमने मैडम आरी बरून को तकरीर के लिए बुलाया। जो मुदल्लल तकरीर जो उनने की, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी भर नहीं किसी से नहीं सुनी और मैं वाकई दंग रह गया। और मेरा नाम उस्मान था, उनके बेटे का नाम भी उस्मान था। मेरी उम्र भी तकरीबन बराबर थी उनके बेटे से। मेरी उम्र उस वक़्त 34 बरस थी। तो उस इकबाल से शनासाई और मैडम आरी बरून से शनासाई हमारी एक ही वक़्त में हुई और तुर्की से शनासाई भी हुई। इसने मेरे दिमाग में एक ज़रूरत महसूस कराई कि क्या बात थी कि तुर्की में हम जहाँ पर खिलाफत थी, ये खिलाफत को छोड़ रहे थे और पाकिस्तान में उसी वक़्त पर वो लोग जो थे वो एक मुस्लिम नेशन स्टेट को कायम करने की ख्वाहिश कर रहे थे। उस वक़्त इनका जो बड़ा शायर और बड़ा मुफक्कर जो था उसका नाम था ज़िया गोकाल्ब और पाकिस्तान का शायर और मुफक्कर था अल्लामा इकबाल। और वेस्टर्न वर्ल्ड में उस वक़्त जो बड़ा हिस्टोरियन और मुफक्कर माना जाता था उसका नाम था आर्नल्ड जे टॉयनबी। टॉयनबी का नाम बहुत मशहूर, जिसने 10 वॉल्यूम की हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। तो मैंने इनको जब समझने की कोशिश की तो मैंने तारीख़ के नुक्ता नज़र से समझा। इन तीनों की थ्योरी थी। टॉयनबी की थ्योरी ये थी कि दुनिया में ये ज़वाल पजीर होते हैं, जो भी कोई भी हमेशा उरूज पे नहीं रहता। जो उरूज पे आता है वो सबात बस एक तग़य्युर को है ज़माने में, वो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। लेकिन उसने कहा कि एक सिविलाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि अगर एक लीडर स्टेट जो है वो अगर ज़वाल पजीर हो जाए तो वो सिविलाइजेशन ज़वाल पजीर हो जाती है, उसका आया एक और मुल्क से हो जाता है। तो उसने कहा कि जैसे किसी ज़माने में रोमन एम्पायर होता था, फिर उसके बाद ब्रिटिश सबसे बड़ी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ब्रिटेन का तोती बोलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद उनकी पावर जो थी वो सिमट कर अक्रॉस द अटलांटिक अमेरिका में चली गई। तो लिहाजा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आया कई दफ़ा हुआ और हर दफ़ा नए मरकज़ से हुआ। ज़िया गोकाल्ब कहता है कि सिविलाइजेशन स्टेट और एथनिक स्टेट, ये दोनों जब हमारे अरूज की उसने अभी डेफिनेशन की, अरूज की डेफिनेशन ये है कि सिविलाइजेशन स्टेट बनती है और ज़वाल की डेफिनेशन ये है कि वो स्टेट बिखर कर एथनिक स्टेट में बदल जाती है। ये है अरूज और ये है ज़वाल। और कहता है चूँकि ये साइक्लिक और हमेशा ये डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड से ये ज़हूर पजीर होना ही है, तभी तुर्कों ने जिन्होंने खिलाफत कायम की और 300 साल सबसे बड़ा एम्पायर कायम किया, ऑटोमन एम्पायर कायम किया, अभी उन पर ये ज़वाल का ज़माना आ गया है। तो अभी हमें चाहिए कि हम अपनी एथनिसिटी को अंडरलाइन करें और तुर्कों के साथ एक फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन कायम करें। उस ज़माने में भी सेंट्रल एशिया में ये जो 5 मुल्क हैं ये टर्क स्पीकिंग हैं,
तो लिहाजा उनकी ख्वाहिश थी कि यंग टर्क मूवमेंट आपने सुनी होगी, यंग टर्क मूवमेंट स्टार्ट हुई, वो तुर्कों को इकट्ठा करना चाहते थे और इधर लॉरेंस ऑफ अरेबिया अरबों को इकट्ठा करना चाह रहा था और उन दोनों की लड़ाई करा रहे थे। हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ वंस अगेन। तो आप देख रहे हैं कि वो ये उस वक़्त ज़िया गोकाल ये कह रहा है कि ये यकीन कर लो कि अभी हमारा ज़वाल आ गया है, अभी हमें एथनिक स्टेट के तौर पर ज़िंदा रहना है, तो लिहाजा रिकनसाइल कर जाओ। और ये जो मॉडर्न टर्की है वो एक एथनिक स्टेट है, उसकी ज़बान के ऊपर और अपनी तुर्की के ऊपर बेस्ड है, अपनी ऑटोमन एम्पायर के ऊपर बेस्ड नहीं है। अभी उसी वक्त पर जबकि ज़िया गोकाल पर टाइम भी ये कह रहे हैं तो अल्लामा इकबाल भी कुछ कह रहा है। अभी वो ये कह रहा है दो चीज़ें, एक तो ये है कि आप ये फ़िरक़ों में बट गए हो, ये बुरी बात है। इस्लाम का मैसेज जो था ये दुनिया के लिए था, इस्लाम का मैसेज मुसलमान हिंद के लिए था, और उसने कहा ये इस्लाम ही है जिसने कि हमें एक कौमियत बनाया। यानी पाकिस्तान, ये जो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम है, वो दो कौमी नज़रिया नहीं कहते थे, वो कहते मल्टीपल कौमी नज़रिया कहना चाहिए। एक कौम है मुसलमान जिनका कि प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉलिडारिटी, जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, पॉलिटी है इस्लाम। और दूसरी नेशन जो है वो अभी इस मसरूफ़ है, इस चक्कर में पड़ी हुई है, वो किसी न किसी तरीके से कोई पॉलिटी रिकगनाइज कर ले। और आज भी 62 साल गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान की पॉलिटी सिर्फ इस्लाम दुश्मनी है और कोई नहीं, और कोई चीज़ को यूनाइट नहीं करती। इंडिया को यूनाइट एक ही बात करती है, इस्लाम दुश्मनी। हमको क्या चीज़ यूनाइट करती है? इस्लाम। लेकिन हमारा इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ था। किस लिहाज से मुख्तलिफ था कि हमने शिया सुन्नी में इख्तलाफ नहीं किया। हमारे लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे, हमारा मुल्क 90% सुन्नी मुसलमानों का है। हमने ये तफर्रक, यानी एक तो हमने अमली तौर पर यह साबित किया कि शिया सुन्नी से राइज अबव किया जा सकता है, और हमने किया, हमने ये दिखाया। तो लिहाजा हमने ये जो मुस्लिम नेशन स्टेट का और मुस्लिम नेशनलिज्म को अपनाया, वो ये एक नई चीज़ थी। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैडम आर्य बरून इकबाल के कसीदे गा रही थी। वो किस बात गा रही थी कि देखो हमने सेकुलर स्टेट बन गए, हमें ये बात समझ ही नहीं आई कि हम मुस्लिम नेशन स्टेट भी बन सकते थे। और ये जो बात है ये हमें इकबाल के कलाम से मिलती है कि ये भी एक ऑप्शन थी हमारे पास। तो ये इकबाल ने हमें सिखाई, और ये जो है पाकिस्तान की और मुसलमानों ने हिंद की कंट्रीब्यूशन जो है जियो पॉलिटिक्स में, वो ये है कि उन्होंने मुस्लिम स्टेट नेशन स्टेट का एक आइडिया दिया। अब ये मुस्लिम स्टेट नेशन स्टेट का आइडिया कंपीट करता है दो और आइडियाज़ के साथ। एक है, और उस वक्त भी मुसलमान हिंद में था, वो है सल्फ़ी इस्लाम, जिसको हम कहते हैं, या वहाबी भी कहते हैं, या फंडामेंटलिस्ट भी कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम है। वो इस चीज़ को एम्फसाइज़ करता है कि हमारा इस्लाम की तकमील हो गई थी बड़े पुराने ज़माने में, और अभी हम इसलिए तरक्की पजीर नहीं हुए क्योंकि हमने वो उस इस्लाम को छोड़ दिया और हमने और फुरुआत में पढ़ के वगैरह वगैरह। और लिहाजा वो एक जंगो जदाल, जहाद और उसका तस्वर जो था वो एक आपस में गड़बड़ हो गए, और उन्होंने एक रेजिस्टेंस की बुनियाद रखी। उसका फ़ायदा ये हुआ, उस रेजिस्टेंस का नुकसान नहीं हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों की अपनी एंटिटी और शनाख्त कायम रही। नुकसान ये हुआ कि बार बार शिकस्त खुर्दा होने के बायस वो इंडोनेशिया से मोरक्को तक तमाम मुसलमान जो मुल्क थे वो किसी न किसी के ग़ुलाम बन गए। अभी जब हया होता है तो हया होता है अभी एक आदमी के ख्यालात के ऊपर, इकबाल के ख्यालात के ऊपर। वो ख्याल क्या है? पहले यह है कि हमारी पॉलिटी इस्लाम है, पॉलिटी, और वो पॉलिटी किसकी है? मुस्लिम नेशन स्टेट की है। लिहाजा अभी खिलाफत जो ख़त्म हो चुकी थी, उसकी जगह किस चीज़ ने लेनी है? हमें हमारी उसकी जगह लेनी है मुस्लिम नेशन स्टेट्स ने। और उन्होंने किसको रिजेक्ट करना है? क्योंकि आज ये जो प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम समझें। यही सल्फ़ी इस्लाम आज अलकायदा का इस्लाम है, यही सल्फ़ी इस्लाम तालिबान का इस्लाम है, और यही इस्लाम जो है ये जिसकी बुनियाद के ऊपर आपके मुसलमान भाई आपकी फ़ौज के गले काटते हैं और नाम इस्लाम का लेते हैं। और इसलिए लोग कहते हैं कि भाई वो जो यजीद की फ़ौज थी उसमें भी तो लोग अजान भी देते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया। तो ये कोई नई बात नहीं है। ख्वारजी का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना हुआ है, ये तो उनके ज़माने में भी थे।
तो लिहाजा इसको समझो कि ये लोग जो कि आपसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, आपसे ज़्यादा वो कुरान हदीस को जानते हैं, लेकिन गले भी आपके काटते हैं। तो ये फिनोमेना को समझो, और ये फिनोमेना है जिससे कि ये माइनॉरिटी हैं, लेकिन ये वो माइनॉरिटी है जो कि आपके ऊपर कब्ज़ा करने की हमेशा कोशिश करती है। दूसरा रोमांटिसिस्ट, जो आप जैसे मेरे जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वाले होंगे, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी मन न सका। ये हमारे जैसे लोग यहाँ ये मेजॉरिटी होते हैं, 90% होते हैं, लेकिन चूंकि ये इग्नोरेंट होते हैं, सिर्फ जज्बा ईमान होता है और कुछ नहीं होता, लिहाजा ये लीडरलेस होते हैं। आप खुद आपस में आप उनके बीच में से लीडरशिप पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो जज्बा ही है। और तीसरी कुव्वत जो कि हमेशा पैदा होने की ज़रूरत पेश आती है और जिससे लीडरशिप पैदा होती है, वो होती है कि जो कि एक आइडिया देती है, जो कि पॉलिटी को क्रिएट करती है, जो आपकी स्टेट को की फाउंडेशन क्रिएट करती है। तो हमारी स्टेट की फाउंडेशन ये थी कि हमने मुस्लिम नेशन स्टेट का आइडिया दुनिया को दिया। अभी देखिए वो तीनों फ़लसफ़े जो मैंने बताया है, अगर दुनिया इस्लाम को देखें तो वहाँ पर भी मक्का मदीना से हम स्टार्ट हुए, फिर हमारी खिलाफत दमिश्क में गई, फिर उसके बाद बगदाद में गई अब्बासियों की, फिर बगदाद को तख्त ताराज किया गया और क्रूसेड्स हुई, जेरूशलम के ऊपर 90 साल ईसाइयों का कब्ज़ा रहा, फिर एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी, और उसने जेरूशलम को वापस फतह किया, और उसके बाद ये जो तुर्कों के हाथ में खिलाफत चली गई और ऑटोमन एम्पायर वगैरह वगैरह। तो लिहाजा वो जो टॉयबी का फ़लसफ़ा है कि एक सिविलाइजेशन का अहया कई दफ़ा होता है, और हर दफ़ा जब अहया होता है तो डिफरेंट लोगों के हाथ में होता है। अब जबकि ऑटोमन खिलाफत ख़त्म हो गई, तो उसके बाद क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई है, इसका अहया नहीं होना या उसका अहया होना है, और कहाँ से होना है? ये आजकल ये बात मैंने तो लिखी इस किताब में, और ये मेरी तकरीर थी जब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था स्टाफ कॉलेज में। तो मैंने ये लिखा कि मैं बिलीव करता हूँ कि वो जो नया मरकज़ जो है वो पाकिस्तान है, और यहाँ से इसका अहया होना है, और हमारी मंजिल जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत आला है, बहुत अरफा है। और अगर हमने ये जो अगर इफ़ यू गॉट टू लिव अप टू द वर्ड्स ऑफ अल्लामा इकबाल, तो उसके लिए हमें करना क्या है? वो विजन क्या था जिस विजन को अब हमने अपनाना है, और इस विजन को अमल करके हमने वो ड्यूटी निभानी है जो कि एक न्यूक्लियस ऑफ द सिविलाइजेशन स्टेट, द इस्लामिक सिविलाइजेशन, इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक और पूरा नॉर्थ अफ्रीका, बल्क ऑफ एशिया, दुनिया के 1.7 मिलियन लोग जो है उनकी लीडरशिप किसके हाथ में होगी? उसकी लीडरशिप पाकिस्तान के हाथ में होगी। और देखिए ज़िया गोकाल्ब कहते हैं कि उसकी शनाख्त क्या होती है, वो कैसे पता चलता है कि वो कौन सी कौम है जो कि लीड करेगी? उसमें 2 क्वालिटीज़ होती हैं, एक है मिलिटेंसी और दूसरी है व्यू ऑफ हिस्ट्री। व्यू ऑफ हिस्ट्री मतलब ये अपने आप को क्या समझते हैं, मुसलमान पहले या पठान पहले? जहाँ पर लोग और आप ये आपको ये बताया जाता है कि मैं तो सारा पाकिस्तान में फिरा हूँ, आपने सिर्फ चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए देखा होगा। मैंने ज़िंदगी काफ़ी साल बलूचिस्तान में, फ्रंटियर में, हर जगह गुजारे हैं, कश्मीर में भी। पाकिस्तान में ये जो लीडर हैं ये डिवाइडेड हैं, पाकिस्तान की कौम डिवाइडेड नहीं है। ये हकीकत ये है, जब ये लीडर 5 मिनट के लिए भी जब यूनाइटेड हो जाते हैं तो वो NFC अवार्ड बन जाता है। जब वो 5 मिनट के लिए डिवाइड हो जाते हैं तो 18th अमेंडमेंट पास हो जाती है। क्योंकि डिवीज़न किस बात की है? क्योंकि इन्होंने अपना हलवे मंडे की बात ना हो रही हो, तो ये कौम यूनाइटेड है, और जब कौम को जब ये रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यूनाइटेड कौम के तौर पर नज़र आती है। ये कौम यूनाइटेड है, और हम 5 कौमें भी हैं। एथनिसिटी के लिहाज से तो हम बहुत सारी कौमें हैं। ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा हो गया, और इसलिए हम बाज़ औक़ात अपनी छाती को पीटते हैं कि देखो हमने वो जो हमारा विजन था ऑफ एक कौम, मुसलमान कौम, वो तो ख़त्म हो गया, बे ऑफ बंगाल में डूब गया जब हमारी 71 में शिकस्त हो गई। लेकिन हकीकत ये है कि उनका विजन ये आपके साथ शायद वो शेयर नहीं करते थे, इसलिए वो अलहदा हो गए।
लेकिन ये जो 4 सूबे और कश्मीर जो हैं, ये पाकिस्तान के ये आपके विजन को शेयर करते हैं।